तो फाइनली जी हाँ, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग, जय जोहार, जय श्री राम, जय जोहार, जय भारत दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रभान सिन्हा और आप देख रहे हो सी-टेट पेपर 2 का रैपिड फायर 150 एमसीक्यू जिसमें हम हिंदी, संस्कृत, सीडीपी, मैथमेटिकल साइंस के जो है 150 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि आपको नहीं पता रैपिड फायर क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि सीधा क्वेश्चन आएगा, देन उसके डायरेक्ट आंसर आएगा, फिर उसका एक्सप्लेनेशन होगा, ठीक है? ये होता है आपका रैपिड फायर। तो पहला क्वेश्चन है बाल विकास का बाल विकास का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन-सा है? इसका सिद्धांत है विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। जैसे कि विकास जो है निरंतर प्रक्रिया इसलिए माना जाता है क्योंकि जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक जो आपका विकास होता है वो निरंतर होता जाता है। यदि किसी कोई भी व्यक्ति वृद्ध होता है तो वो भी एक विकास का पड़ाव होता है जो आपका निरंतर चलता रहता है। इसलिए यहाँ पर एक आंसर आएगा विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। इसके बाद है आपका पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष किसकी होती है? पियाजे के अनुसार जो है 7 से 11 वर्ष होती है, वो कॉन्क्रीट ऑपरेशन की होती है, ठीक है? यहाँ पर जो है बच्चे की जो अवस्था होती है वो कॉन्क्रीट ऑपरेशन होती है, जिसे हम मूर्त ऑपरेशन बोलते हैं, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन वाइटगोस्की का मुख्य सिद्धांत किससे संबंधित है? दोस्तों वाइटगोस्की का मुख्य सिद्धांत है वो आपके सामाजिक सांस्कृतिक विकास से संबंधित है मतलब बच्चा समाज के साथ रहकर वो उसके साथ रहकर ही अपने अधिगम सीखता है व्यवहार सीखता है ठीक है वैदगुस्की ने जो है सोशल इंटरेक्शन और कल्चर को महत्वपूर्ण माना है अगला क्वेश्चन है वैदगुस्की का ही दिया गया सिद्धांत है जीडीपी जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है ठीक है इसका पूरा नाम या पूरा फुल फॉर्म होता है जॉन पर्सनल डेवलपमेंट मतलब वह क्षेत्र रहता है जहाँ पर बच्चे किसी व्यक्ति की सहायता लेकर या दूसरे व्यक्ति की सहायता लेकर एक दूसरे से इंटरेक्शन करके अपना जो है वर्क को कोई भी काम को सीखता है या अधिगम लेता है ठीक है जिसे हम जॉन ऑफ परमॉक्सेबल डेवलपमेंट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है स्कोफिंग का क्या अर्थ होता है? स्क्रॉफोल्डिंग का मतलब होता है इसमें अस्थायी सहायता देना, ठीक है? मतलब यदि कोई बच्चा नहीं सीख रहा है कोई चीज़ को तो उसमें हम कुछ समय के लिए वहाँ पर क्या लगा देते हैं? वहाँ पर हम सहायता देते हैं। जैसे वो सीख जाता है तो उससे उस सहायता को हम हटा देते हैं। तो इसे हम स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है बाल विकास शिक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? दोस्तों जो बाल विकास शिक्षा में शिक्षक की भूमिका जो है एक फैसिलिटेटर के रूप में होती है जिसे हम सुविधा प्रदाता के रूप में कहते हैं ठीक है मतलब बच्चों की सीखने के लिए हम कुछ भी करेंगे वो आपका फैसिलिटेटर है अगला है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या उद्देश्य है? दोस्तों इंक्लूसिव एजुकेशन का उद्देश्य है वो है सभी बच्चों को पढ़ाना, चाहे वो प्रतिभाशाली हो, चाहे दिव्यांग हो, चाहे कमज़ोर हो। उसको एक साथ एक कक्षा में बैठाकर उसको पढ़ाना, वो क्या कहलाता है? वो आपका समावेशी कक्षा है। तो समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना, ठीक है? अगला क्वेश्चन है लर्निंग को सबसे अच्छी तरह क्या माना जाता है? लर्निंग को सबसे अच्छी तरह जो है आपका व्यवहार और ज्ञान में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन मानते हैं। हम लर्निंग या शिक्षा क्यों प्राप्त करते हैं? हम अपने व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए ज्ञान या शिक्षा को प्राप्त करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी व्यवहार या ज्ञान में अपेक्षाकृत कैसा परिवर्तन? स्थायी परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है फॉर्मेटिव असेसमेंट कब होता है? देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है वो लर्निंग प्रोसेस के दौरान होता है लेकिन जब समेटिव होता है वो साल के अंत में लिया जाता है ठीक है फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो लर्निंग प्रोसेस के दौरान होता है कि बच्चे कितना सीख रहा है क्या कर रहा है वो सब चीज़ों को हम देखते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंतर्गत लेकिन समेटिव असेसमेंट के अंतर्गत जो साल भर का या 6 महीने का जो है हम सिखाने के बाद उसको जो है हम उसका परीक्षा लेते हैं देन उसमें जो नंबर आता है उसको हम एक मार्कशीट के रूप में दे देते हैं वो आपका जो है फॉर्मेटिव समेटिव रहेगा, ठीक है? फॉर्मेटिव वाला ये रहेगा जिसमें हम लर्निंग प्रक्रिया के दौरान यदि बच्चा नहीं सीख रहा है, तो उसमें हम जो है आपका स्क्रैफोल्डिंग डालेंगे मतलब अस्थायी सहायता प्रदान करेंगे और बच्चों को सीखने के लिए हेल्प करेंगे। अगला क्वेश्चन है इन इंट्रिंसिक मोटिवेशन का क्या उदाहरण है? देखिए इंट्रिंसिक मोटिवेशन का उदाहरण है सीखने में आनंद लेना, ठीक है? देखिए सीखने में आनंद लेना इसलिए मोटिवेशन का उदाहरण है क्योंकि हम सीखने सीखने में ही आनंद लेते हैं, तो वो उसका राइट आंसर होगा इंट्रिंसिक मोटिवेशन। अगला क्वेश्चन है इंडिविजुअल डिफरेंस का क्या अर्थ होता है? इंडिविजुअल डिफरेंस का अर्थ होता है कि जो है सभी बच्चे एक दूसरे से समान होता है, जिसमें सभी की बौद्धिक क्षमता, उसकी रुचि सभी जो है असमान है, एक समान नहीं है। तो इसका जो है असमान की बात करते हैं तो उसकी इंटेलिजेंस ही
इंटरेस्टिंग लर्निंग स्टाइल सभी जो है अलग-अलग होती है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों में क्षमता और सुविधा में भिन्नता। अगला क्वेश्चन है मल्टीपल इंटेलिजेंसी थ्योरी किसने दिया था? मल्टीपल इंटेलिजेंसी थ्योरी जो है आपका गार्डनर ने दिया था, तो इसका राइट आंसर होगा गार्डनर। अगला क्वेश्चन है जेंडर को केवल बायोलॉजिकल फैक्टर मानना क्या सही है? नहीं, जेंडर को केवल बायोलॉजिकल फैक्टर मानना ये गलत है। अगला क्वेश्चन है डिग्लेसिया मुख्यतः संबंधित है। देखिए डिग्लेसिया जो है मुख्य रूप से आपके रीडिंग डिफिशियंसी है जिसको पढ़ने में दिक्कत होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसके बाद जो है कंस्ट्रक्शन के अनुसार कंस्ट्रक्टिविज्म के अनुसार लर्नर में क्या है? देखिए कंस्ट्रक्टिविज्म के अनुसार लर्नर वो होते हैं जो अपने ज्ञान का स्वयं से निर्माण करते हैं, स्वयं नॉलेज को कंडक्ट कराते हैं, वो आपका कंट्रीटिविज्म है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों की गलतियों को शिक्षक को बच्चे की गलतियों को शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसमें जो है आपका लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए, ना कि उसे किसी प्रकार की डाँट वगैरह नहीं देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है सबसे प्रभावी क्लासरूम एनवायरनमेंट कौन-सा है? वो है आपका सहयोगात्मक। जो आपका क्लासरूम एनवायरनमेंट रहता है वो आपका सबसे प्रभावी एनवायरनमेंट है। टीचिंग का क्या अर्थ होता है? रिमेडियल टीचिंग का क्या अर्थ होता है? इसका जो है राइट आंसर रहेगा वो है यार आपका ऑप्शन नंबर ए। इसमें जो है हम रिमेडियल टीचिंग के अंतर्गत हम जो है बच्चों को जो कठिनाइयाँ रहते हैं उसको हम दूर करते हैं रिमेडियल क्लास में। मतलब कोई सा भी एक मान लो की बात केमिस्ट्री पढ़ने नहीं आ रहा होगा, सॉरी विज्ञान या सामाजिक विज्ञान या कोई सा भी आपको सब्जेक्ट पढ़ने में दिक्कत आ रहा है, तो उसका जो है हम कठिनाइयों को दूर करने के लिए हम रिमेडियल क्लास लगाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है असेसमेंट फॉर लर्निंग का क्या उद्देश्य होता है? असेसमेंट फॉर लर्निंग का मुख्य उद्देश्य होता है लर्निंग को इम्प्रूवमेंट करना। ठीक है, जो असेसमेंट फॉर लर्निंग का मुख्य उद्देश्य। अगला क्वेश्चन है बूम टैक्सोनॉमी में उच्च स्तर की कॉग्निटिव स्किल है क्या है? वो है आपकी क्रिएटिंग है। बूम टैक्सोनॉमी के उच्च स्तर की कॉग्निटिव स्किल आपका क्या है? वो आपका क्रिएटिविटी है। लर्निंग डिसेबिलिटी बच्चों को क्या देता है? लर्निंग डिसेबिलिटी जो है लर्निंग डिसेबिलिटी बच्चों को उचित सपोर्ट देना चाहिए, लेकिन उसको स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। उससे उनको जो है मानसिक प्रभाव पड़ता है और वो अपने आप को दूसरे से भिन्न समझता है। इसलिए लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चों को उचित सपोर्ट देना चाहिए और उनके साथ सहानुभूति नहीं जताना चाहिए। अगला क्वेश्चन इंटेलिजेंसी को केवल किससे मापते हैं? इंटेलिजेंसी को मुख्य रूप से आपके विविध प्रकार से क्षमताओं के रूप में मानते हैं। हम एक फिक्स एबिलिटी को हम नहीं मान सकते, ना ही हम मार्क्स के बेस पर मान सकते हैं, ना ही हम मेमोरी के बेस पर मांग सकते हैं। उन्हें हम विभिन्न पैरामीटर के बीच में खड़ा रखते हैं और देखते हैं कि इसमें इंटेलिजेंसी किस रूप पर है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चे के विकास का प्रभाव पड़ता है। बच्चे के विकास का प्रभाव पड़ता है वो है आपके हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, मतलब ये दोनों रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वो वंश में और इन्वायरमेंट ये दोनों पर ये डिपेंड करता है बच्चे की आपकी हेरिडिटी। ठीक है, बच्चे की उसकी प्रभाव विकास का प्रभाव। पीयर लर्निंग में सीखना क्या होता है? पीयर लर्निंग में ये होता है कि जो है आपका सहपाठियों से किस प्रकार से वहाँ पर लर्न करते हैं, सहपाठियों के बीच में सहयोग किस प्रकार से है, वो आपका पीयर लर्निंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है मोटिवेशन का लर्निंग का प्रभाव होता है। उसमें जो है आपका मोटिवेशन का लर्निंग का प्रभाव हमेशा जो है, हमेशा वर्ड नहीं आएगा, कभी नेगेटिव हो सकता है, कभी पॉजिटिव हो सकता है, वो आपका सकारात्मक ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये कभी भी पॉजिटिव या हमेशा पॉजिटिव नहीं रहेगा और ना ही हमेशा नेगेटिव रहेगा। लेकिन यदि एक वर्ड आया है सकारात्मक का तो वो सकारात्मक रहेगा। चाइल्ड सेंट्रल क्लासरूम में सबसे अधिक महत्वपूर्ण किसका रहता है? चाइल्ड सेंट्रल क्लासरूम में सबसे अधिक जो है आपका जो है बच्चे को लिया जाता है, जहाँ पर हम लर्निंग पार्टिसिपेशन किया जाता है, मतलब बच्चे को बीच में रखकर उसको जो है ज्ञान प्राप्त किया जाता है। अगला क्रिटिकल थिंकिंग का क्या अर्थ होता है? क्रिटिकल थिंकिंग का अर्थ होता है तर्कपूर्ण विश्लेषण करना। कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या होता है? कोऑपरेटिव लर्निंग में ये होता है बच्चे जो है आपस में एक दूसरे से मिलकर ज्ञान को प्राप्त करते हैं, विद्यार्थी मिलकर एक दूसरे से सीखते हैं। एग्जाम्पल के लिए गिफ्टेड चाइल्ड के लिए बेहतर स्ट्रेटजी क्या है? गिफ्टेड चाइल्ड के लिए बेहतर स्ट्रेटजी रहता है कि उनको जो है इनरिचमेंट एक्टिविटी देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इफेक्टिव टीचिंग को
लर्नर की गतिविधियों को क्या करना चाहिए, वो उसको समझने के माध्यम बनाना चाहिए, ठीक है। इफेक्टिव टीचर को लर्नर की गलतियों को समझने का माध्यम बनाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ठीक है। इसी प्रकार हमने 30 एमसीक्यू क्वेश्चन 10 मिनट में कवर कर लिए। आगे भी हम रैपिड फायर की क्वेश्चन को जारी रखते हैं। अब देखते हैं हिंदी की क्वेश्चन में। हिंदी की क्वेश्चन को देखते हैं, भाषा सीखने का सबसे प्रभावी माध्यम क्या है? प्रयोग और इंटरेक्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा की 4 स्किल कौन सी है? भाषा की 4 स्किल है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, लिसनिंग स्किल का क्या अर्थ है? लिसनिंग स्किल का अर्थ है ध्यानपूर्वक सुनना और अर्थ समझना। भाषा शिक्षण में ग्रामर का क्या उद्देश्य होता है? भाषा शिक्षण में ग्रामर का मुख्य उद्देश्य होता है सही और प्रभावी भाषण, भाषा में सहयोग। अगला क्वेश्चन है, मातृभाषा का उपयोग क्लासरूम में किस प्रकार से होता है? इसमें जो है लर्निंग सपोर्ट के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रीडिंग कंप्रेशन का क्या अर्थ होता है? रीडिंग कंप्रेशन का अर्थ होता है पैसेज का अर्थ समझना, ठीक है। रीडिंग कंप्रेशन का अर्थ होता है पैसेज में क्या अर्थ है, क्या चीज वहां पर मेन बेसिक है उसको समझना है। भाषा का सीखने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है वो आपका मीनिंगफुल इंस्ट्रक्शन, मतलब अर्थपूर्ण भाषा को समझना। कविता पढ़ने का अच्छा तरीका क्या है? वो है आपका भाव, लय और अर्थ के साथ पढ़ना, ठीक है। कविता पढ़ने का सबसे अच्छा उद्देश्य है, यह अच्छा तरीका है। अगला क्वेश्चन, भाषा में त्रुटियां किस प्रकार से होती है? भाषा में जो त्रुटियां होती है वो लर्निंग प्रोसेस का एक हिस्सा होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रिमेडियल टीचिंग के लिए क्या है? रिमेडियल टीचिंग के लिए इफेक्टिव डिफिकल्टीज वाले लर्नर, ठीक है। मतलब जो लर्निंग में दिक्कत आ रहा है उनको जो है डिफिकल्टी को हटाने के लिए उनका अलग से क्लास करवाना। शब्दों का सही क्रम क्या रहेगा? शब्दों के सही क्रम को हम जो है, यह सही क्रम जो है आपका वाक्य विन्यास कहलाता है। सुंदर का विलोम क्या होगा? सुंदर का विलोम होगा आपका कुरूप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन सुंदर, सुंदर का विपरीत क्या होगा? ये जो है आपका सुंदर का विपरीत कुरूप होगा, ठीक है। जल का पर्यायवाची क्या है? जल का पर्यायवाची है आपका नीर, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अ, राम ने फल खाया में ने किस कारक है? तो कर्ता ने कर्म को, जैसे वाला तत्पुरुष समास के उसके भेद है ना, तो यहाँ पर कर्ता नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है, लड़का का बहुवचन है, लड़का का बहुवचन है लड़के। मैं स्कूल जाता हूँ कौन सा काल है? वो आपका जो है आपका भविष्य काल ना होकर वर्तमान काल है। अगला क्वेश्चन है, राम और श्याम में और है, मतलब और क्या है? और जो है आपके समुच्चय बोधक है, ठीक है। ये समुच्चय बोधक एक दूसरे को जोड़ रहा है तो वहां पर समुच्चय बोधक आएगा। धीरे धीरे किस प्रकार का शब्द प्रयोग है? धीरे धीरे जो है आपका मुख्य रूप से पुनरुक्ति हो रहा है, क्योंकि एक जो शब्द है वो दोबारा रिपीट हो रहा है, तो वो कंटिन्यूअस यहाँ पर पुनरुक्ति आएगा। इसके बाद है, असफल का उपसर्ग क्या होगा? सफल में उपसर्ग क्या है ये पूछा जा रहा है, तो असफल में उपसर्ग वो है, वो आपका आ है, ठीक है। प्रत्यय पूछता तो वहां पर सफल रहता। पढ़ाई में प्रत्यय क्या है? पढ़ाई में प्रत्यय है आई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा आई। अगला क्वेश्चन है, भाषा का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाषा का मुख्य उद्देश्य कम्युनिकेशन। जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करोगे तो आपका भाषा सीखने का कोई मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मौखिक भाषा का प्रमुख माध्यम क्या है? मौखिक भाषा का प्रमुख माध्यम है आपका स्पीकिंग। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में कहानी का उपयोग क्या है? इसमें है आपका वो है आपके रुचि और कंप्रेशन में बढ़ाता है। शब्दकोश का मुख्य उपयोग है, शब्दकोश का मुख्य उपयोग है शब्दों का अर्थ और प्रयोग को जानना। विद्यालय का पर्याय है, विद्यालय का पर्याय है मुख्यतः पाठशाला। पर्यायवाची पूछा जा रहा है। दिन का विलोम क्या होगा? दिन का विलोम होगा रात। जो मेहनत करता है वह सफल होता है, ये क्या है? वो आपके जो है संयुक्त वाक्य है, क्योंकि वहां पर दो चीज पूछा जा रहा है। अ, जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, संयुक्त वाक्य न होकर ये आपका जो है मिश्र वाक्य है। क्यों है? क्योंकि यदि संयुक्त वाक्य रहता है तो वो मेहनत को वहां पर रहता है, लेकिन ये एक दूसरे से अलग है, तो वो जो है आपके मिश्र वाक्य रहेगा, सॉरी, हाँ मिश्र वाक्य यहाँ पर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखने में बच्चों को सबसे अधिक अवसर देना चाहिए, क्या देना चाहिए? सुनने बोलने, सुनने बोलने और लिखने का दिया जाना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ये वाला। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए। भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है लर्नर की लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी समझना। अगला क्वेश्चन है, मल्टी मल्टी
इनलिंगुअल क्लास में शिक्षक को क्या करता है, मल्टीलिंगुअल क्लास जो है शिक्षक को जो है आपका भाषाई विविधता का सम्मान करना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत लैंग्वेज को हम अभी इसको वो कर रहे हैं हम, सीधा जो है आपके विज्ञान में चलते हैं। ठीक है। विज्ञान वाले क्वेश्चन जो है 90 से स्टार्ट होगा यहाँ से। फोटोसिंथेसिस में पौधे किस गैस का उपयोग करते हैं? फोटोसिंथेसिस में पौधे जो है आपका CO2 गैस का उपयोग करते हैं और O2 गैस को बाहर निकालते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस का मुख्य पिगमेंट क्या है? देखिए फोटोसिंथेसिस का मुख्य पिगमेंट होता है वह आपकी क्लोरोफिल है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में वाटर ट्रांसपोर्ट किस टिश्यू के द्वारा होता है? वो है आपके जाइलम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, फूड ट्रांसपोर्ट होता है वो है आपके फ्लोएम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में ब्लड पंप करने वाला ऑर्गन कौन सा है? ब्लड का पंप करने वाला ऑर्गन है वो हार्ट है। वह आपका मानव शरीर में रिस्पिरेशन का मुख्य ऑर्गन क्या है? वह आपके मानव शरीर में रिस्पिरेशन का मुख्य ऑर्गन है आपका लंग्स है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में गैस एक्सचेंज मुख्यतः होता है किसके द्वारा होता है? वो आपका स्टोमेटा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वाटर में बॉइलिंग पॉइंट सामान्यतः प्रेशर होता है वह है आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? वह है आपका 0.0 डिग्री सेंटीग्रेड। फोर्स का एसआई यूनिट क्या है? देखिए बल की एसआई इकाई होती है वो होती है आपकी न्यूटन, तो आपका राइट आंसर होगा न्यूटन। ठीक है। न्यूटन। फोर्स की एनर्जी के एसआई इकाई क्या है? एनर्जी की एसआई इकाई होती है वो है आपका जूल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक करंट की एसआई इकाई क्या है? इलेक्ट्रिक करंट की एसआई इकाई है वो है आपकी एम्पियर। ठीक है। प्रकाश किस दिशा में चलता है? प्रकाश जो है मुख्य रूप से आपके सर्कुलर, रैंडम या कर्व लाइन कौन सा चलता है? तो वो जो है आपके प्रकाश जो है मुख्य रूप से आपके स्ट्रेट लाइन में चलता है, एक सीधी रेखा में चलता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, साउंड को ट्रेवल करने के लिए चाहिए क्या चाहिए? एक प्रकार से मीडियम चाहिए, बिना माध्यम के ये चल ही नहीं सकता। निर्वात में प्रकाश का और साउंड का या प्रकाश का ये ट्रेवल नहीं कर सकता। ठीक है। पृथ्वी का प्राकृतिक सैटेलाइट क्या है? पृथ्वी का प्राकृतिक सैटेलाइट है वो है आपके मून। अगला क्वेश्चन है, मून पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट है क्या है? एक प्रकार के अ, मून पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट है वह आपके तारा, एक प्रकार के क्या है? तारा है जिसे हम स्टार बोल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ा ऑर्गन क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ा ऑर्गन है वह है आपकी स्किन है। ठीक है। त्वचा जो है सबसे बड़ी वहां पर ऑर्गन है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से होता है आपके स्कर्वी रोग। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से क्या होता है? विटामिन डी की कमी से होता है आपका स्कर्वी, सॉरी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। आयरन की कमी से मुख्यतः कौन सा होता है रोग होता है? तो विटामिन की कमी से मुख्य रूप से एनीमिया रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, पानी का केमिकल फॉर्मूला क्या है? पानी का केमिकल फॉर्मूला है वह है आपका H2O। अगला क्वेश्चन है, कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है? कॉमन सॉल्ट का कॉमन फॉर्मूला है NaCl। ऑक्सीजन का केमिकल सिंबल क्या है? ऑक्सीजन का केमिकल सिंबल है O। उसके बाद है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? वो है आपका CO2। अगला क्वेश्चन है, पौधे में फूड सामान्यतः किस रूप में स्टोर होता है? तो वो किस रूप में स्टोर होता है? वो आपके जो है स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। ठीक है। स्टार्च के रूप में फूड जो है स्टोर होता है। सीड जर्मिनेशन के लिए क्या आवश्यक है? सीड जर्मिनेशन के लिए यहाँ पर वाटर, ऑक्सीजन, सुटेबल टेम्परेचर जरूरत रहता है। ठीक है। वाटर जर्मिनेशन के लिए किसकी जरूरत नहीं पड़ता? तो सनलाइट की जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन उसको जो है जब सनलाइट की जब जरूरत पड़ेगा तो उस समय फोटोसिंथेसिस करेगा तब उसमें सनलाइट की आवश्यकता पड़ेगा। फूड चेन की शुरुआत सामान्यतः होती है, फूड चेन की शुरुआत जो है मुख्य रूप से आपके प्रोड्यूसर से स्टार्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन प्लांट कहलाते हैं, ग्रीन प्लांट को हम क्या बोलते हैं? वो हमारे उत्पादक होते हैं इसलिए हम इसको प्रोड्यूसर बोलते हैं। बैक्टीरिया और फंगी को सिस्टम में मुख्यतः है वह आपके डिकम्पोजर है। ठीक है। ये आपके डिकम्पोजर है। सोशल टीचिंग में एक्सपेरिमेंट का मुख्य लाभ क्या है? सोशल टीचिंग में एक्सपेरिमेंट का मुख्य लाभ होता है वो कंसेप्ट को अनुभव द्वारा समझना। आप देखते हैं संस्कृत का क्वेश्चन, हमने 20 मिनट में लगभग 60-90 क्वेश्चन हमने अटेंड कर लिए।
और इसके बाद संस्कृत देखेंगे, फिर मैथ्स देखेंगे, ठीक है। मैथ्स तो इसमें नहीं हो सकता, लेकिन संस्कृत एक बार हो सकता है क्योंकि मैथ्स के लिए आपको थोड़ा-सा पेन पेंसिल चाहिए, तो ये नहीं हो पाएगा। मैं आपको संस्कृत का बता देता हूँ, ठीक है। संस्कृत वाले होंगे तो आप देख सकते हो और नहीं होंगे तो आप वीडियो को यहीं पर स्किप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हुँ, हाँ, पहला क्वेश्चन है राम पटती में कर्ता कौन है? इसमें जो है राम पटती में कर्ता कौन है ये पूछा जा रहा है आपसे। तो इसमें जो है राम आपका कर्ता है जो काम कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। रमम कौन-सी विभक्ति है? रमम जो है आपकी द्वितीय विभक्ति है। रमम कौन-सी विभक्ति पूछा जा रहा है तो वो आपका द्वितीय विभक्ति है। रामेन कौन-सी विभक्ति है? रामेन जो है आपकी तृतीय विभक्ति है। अगला क्वेश्चन है रामस्य में कौन-सा विभक्ति है? रामस्य मुख्य रूप से आपके जो है षष्ठी विभक्ति है। ये जो है आपका षष्ठी विभक्ति है। उसके बाद है रामे कौन-सी विभक्ति के अंतर्गत आता है? तो रामे जो है आपके षष्ठवी विभक्ति के अंतर्गत आता है। गच्छति का अर्थ क्या है? गच्छति का अर्थ होता है वह जाता है या जाता है, ठीक है? गच्छति। अगला क्वेश्चन है पठति का अर्थ क्या है? पठति का अर्थ होता है मुख्य रूप से पढ़ता है। अगला क्वेश्चन है बालक का बहुवचन क्या है? बालक का बहुवचन है बालकौ। सॉरी बालका, ये जो है आपका मुख्य रूप से ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। फलम का बहुवचन क्या है? इसमें जो है फलम का बहुवचन है आपका फलानी। नदी का अर्थ क्या होता है? नदी का अर्थ होता है आपका रिवर, ठीक है। अगला क्वेश्चन सूर्य का अर्थ क्या होता है? सूर्य का अर्थ होता है सूर्या का अर्थ होता है आपका सूर्य, ठीक है। हिंदी में पूछा जा रहा है, ये इंग्लिश में आ गया है। अगला क्वेश्चन है चंद्र का अर्थ क्या होता है? चंद्र का अर्थ होता है चंद्रमा, चंद्र है ना। अहम का अर्थ क्या होता है? अहम का अर्थ होता है मैं। इसके बाद है त्वम का अर्थ होता है, त्वम का मतलब होता है तुम। अगला क्वेश्चन है वयम का अर्थ होता है, वयम का अर्थ होता है वी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। सा का अर्थ क्या है? सा का अर्थ होता है ही वह। सा का अर्थ क्या है? वो है आपके सी। ते का अर्थ के अनुसार हो सकता है, ते अर्थ के अनुसार जो है दे और दोस्त हो सकता है। अस्थि का अर्थ क्या है? अस्थि का अर्थ होता है ईच। खदाती का अर्थ क्या है? खदाती का अर्थ होता है खाना, जिसे ऑप्शन नंबर ए इसे बोलते हैं। लिखती का अर्थ क्या है? लिखती का अर्थ है आपके राइट्स। इसके बाद है विपत्ति का अर्थ क्या है? विपत्ति का अर्थ होता है पीना। बालिका का पुल्लिंग क्या है? बालिका का पुल्लिंग है वह आपका बालका। नरः का स्त्रीलिंग क्या है? नरः का स्त्रीलिंग है नारी। संस्कृत में कितनी विभक्तियां मानी जाती है? वो है आपके डी। उसके बाद है संस्कृत में कितने वचन है? संस्कृत में आपके 3 वचन है। एक वचन, बहुवचन और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं? संस्कृत में पुरुष जो है 3 होते हैं। प्रथम, मध्य और तृतीय पुरुष। उसके बाद भाषा शिक्षण में संस्कृत केवल कम्युनिकेशन और कंपैरिजन के माध्यम से ही पढ़ाया जाना चाहिए। संस्कृत टीचिंग में कन्वेंशन का उपयोग क्यों करते हैं? इसमें जो है हम मुख्य रूप से हम स्पीकिंग स्किल विकसित करने के लिए करते हैं। संस्कृत में रिमेडियल टीचिंग का अर्थ क्या होता है? इसमें जो है आपके संस्कृत में रिमेडियल टीचिंग का अर्थ होता है लैंग्वेज डिफिशिएंसी को दूर करना। दोस्तों यदि अभी तक आपने बने हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यार, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें मोटिव करता है यार ऐसे वीडियो कंटेंट बनाने के लिए। तो प्लीज़ यार एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता ही है, ठीक है?